हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम जीनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जीनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पहले तो जीनोमिक्स में हम टू टाइप्स ऑफ जीनोमिक्स देखेंगे, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम देखेंगे कि कंप्यूटर में हमने जो सभी ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम सीक्वेंसिंग की है उसको कैसे हमने स्टोर किया है कंप्यूटर में बायो इन्फॉर्मेटिक में, एंड उसके क्या जो टूल्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। अगर किसी को रिसर्च या फिर स्टडी करनी है तो वो कैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करेगा। तो जीनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, देन प्रोग्रेस इन स्टेजेस एंड इवॉल्विंग अप्रोचेस जो है ये कट हो चुका है। मींस मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया था, तो उसमें जाकर देख लेना कि हर चैप्टर से कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो रीड करने हैं, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम जीन प्रोडक्शन एंड काउंटिंग, बट हम तब भी जीनोमिक्स का जो टू ब्रांच है उसको देख लेते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। तो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में क्या करते हैं कि सी नेम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स मीन्स हम लोग जीनोम का, इसमें जीनोम हमें पता है ना कि जीनोम होल डीएनए को बोलते हैं एक ऑर्गेनिज्म की, तो जीनोम का हम लोग स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स बोला गया है। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स प्राइमरी इन्वॉल्व हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग, यानी कि वही डीएनए सीक्वेंसिंग मीन्स व्हाट कि डीएनए को स्ट्रक्चर को स्टडी करना, हाँ, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। फॉलोड बाय असेंबली, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। सो हम लोग पूरा स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जीनोम के। इट रिप्रेजेंट्स द इनिशियल फेज ऑफ जीनोम एनालिसिस। तो हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का अगर जीनोम एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि जीनोम की स्टडी कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स करते हैं हम उसका पहले, विच इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई रेजोल्यूशन जेनेटिक फिजिकल एंड ट्रांसक्रिप्ट मैप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसमें हम हाई रेजोल्यूशन यानी कि डीप में जाकर जेनेटिक फिजिकल और ट्रांसक्रिप्ट मैप बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्ट मीन्स वही ट्रांसक्रिप्शन का, यानी कि कितने जीन्स हैं जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उनका। द अल्टीमेट फिजिकल मैप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज its complete DNA sequence. Although in last few years, with completion of several genome project sequence, the term structural genomic has undergone transition. Several structural genomics initiate now encompass systematic and high throughput determination of 3D dimensional structures of all proteins. The information and reagents provided by structural genomics are used to design global genome-wide experiment to identify function of protein. स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे हैं जीनोम के, ठीक है। सिर्फ यही याद रखना है, जो अंडरलाइन है इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जैसे हम लोग इसमें जीनोम का एनालिसिस करते हैं, हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, असेंबली करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देन मैनेजमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस करते हैं। देन जीनोम एनालिसिस में हम हाई रेजोल्यूशन जेनेटिक फिजिकल एंड ट्रांसक्रिप्ट मैप बनाते हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिस भी ऑर्गेनिज्म का हम जीनोम का एनालिसिस कर रहे हैं। फिजिकल मैप जीनोम का बनाते हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड देन जो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स है उसमें हम सिस्टमैटिक हाई थ्रूपुट डिटर्मिनेशन ऑफ 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्रोटीन भी करते हैं। तो जीनोम की सीक्वेंसिंग के साथ साथ स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में हम प्रोटीन का हाई थ्रूपुट डिटर्मिनेशन ऑफ 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं कि वो जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में कैसे रहता होगा, मतलब हमारी बॉडी में वो 3D में कैसा दिखता होगा। 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से जैसे मतलब देखो, हमने पढ़ा है प्रोटीन के बारे में, एक तो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। सो ये होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, यानी कि टाइप्स होते हैं। हम तो 3D में हम लोग देखते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका, वो प्रोटीन, जैसे ये जो इमेज है ये ह्यूमन इंसुलिन का है, सी इसमें 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो ये भी स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में देखते हैं, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं उसको लर्न कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट है फंक्शनल जीनोमिक्स। फंक्शनल जीनोमिक्स को भी देखो। फंक्शनल जीनोमिक्स मीन्स नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग जीनोम का जो फंक्शन है वो देखेंगे। फंक्शनल जीनोमिक रिप्रेजेंट अ न्यू फेज ऑफ जीनोम एनालिसिस एंड डील्स विद द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोम टू डिटरमाइन द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ जीन, ठीक है, अंडरलाइंड, एंड द इंटरैक्शंस बिटवीन द जीन्स। सो फंक्शनल जीनोमिक्स में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ जीन, कि वो जीन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उससे क्या प्रोटीन बन रहा है, उससे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, एंड द इंटरैक्शंस बिटवीन द जीन, आपस में इंटरैक्ट कैसे हो रहे हैं जीन। The fundamental strategy in functional genomic approach is to expand the scope of biological investigation from studying single genes or protein to studying all genes or protein at once in systematic manner. तो fundamental strategy क्या है functional genomic की, तो ये है functional genomics is therefore characterized by high throughput or large scale experimental methodologies combined with statistical and computational analysis of result. तो functional genomic, तो इसमें कुछ समझाने के लिए है ही नहीं, सब लर्न ही करना है, तो ये जो है पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इनको लर्न कर लेना। तो फंक्शनल जीनोमिक्स में हम स्टैटिक्स और कंप्यूटेशनल एनालिसिस को यूज़ करते हैं फॉर रिजल्ट्स। नाउ अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक, दैट इज जीन प्रोडक्शन एंड काउंटिंग। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीनोमिक्स में डिफरेंस एक बार देख लेना, मतलब
वो बायो इन्फॉर्मेटिक जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें भी आएगा, लेकिन तब भी याद रखना जो उधर पॉइंट्स दिए थे, मेन पॉइंट्स। नाउ जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट तो आ नहीं रहा है, सिलेबस में है नहीं, तो जीन प्रिडिक्शन एंड काउंटिंग में हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि जीन को प्रिडिक्शन, यानी कि जीन को हम लोग जीनोम में कैसे पहचानते हैं कि ये जीन है, क्योंकि जीन वही फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए होता है ना। तो एंड उसका काउंटिंग, यानी कि कितने जीन हैं जीनोम में, डीएनए में, होल डीएनए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका डीएनए है। जीन प्रिडिक्शन इज एन important प्रॉब्लम फॉर computational biology, and there are various algorithms that do gene prediction using known genes as a training data set. तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए जो जीन प्रिडिक्शन है एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि जीन प्रिडिक्शन आसान नहीं है करना। क्यों, आगे हम देखेंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द नॉलेज टू कैरी आउट दीज predictions come from experimentally identified genes, this become a limitation। तो जीन प्रिडिक्शन का लिमिटेशन क्या है कि ये जो प्रिडिक्शन है हमें करनी पड़ती है यानी कि उन जीन्स को जो एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाइड है, मीन्स हमने उनको एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई किया है कि ये जो जीन है ये बॉडी में है एंड ये कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, तो हम जीन प्रिडिक्शन ऐसे करते हैं। तो एक ये लिमिटेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इससे जो है कुछ जीन्स जो है वो छूट भी जाते हैं। हमें थोड़ा ना पता है कि हमने सब आइडेंटिफाई कर लिए हैं एक्सपेरिमेंट से, तो ये कैसे पता चलेगा। तो यही है लिमिटेशन जीन प्रिडिक्शन का। इवन इफ वी नो वेयर द जीन्स आर इन द जीनोम, यानी कि जीन्स जो है वो कहाँ है जीनोम में, हम जानते भी हैं, इट इज़ नॉट इंटायरली क्लियर हाउ टू काउंट देम। कैसे हम उसको काउंट करें, प्रिडिक्ट कैसे करें कि उस जीनोम में कितने जीन्स हैं। जीन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए जिसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ ओवरलैपिंग जीन्स एंड स्प्लाइस वेरिएंट, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन द पार्ट ऑफ द डीएनए दैट शुड बी रिगार्डेड एज द सेम और सेवरल डिफरेंट जीन्स। तो डीएनए में होते हैं ओवरलैपिंग जीन्स और स्प्लाइस वेरिएंट, जिसकी वजह से ये डिफिकल्ट हो जाता है टू डिफाइन द पार्ट ऑफ डीएनए दैट शुड बी रिगार्डेड एज द सेम और सेवरल डिफरेंट जीन्स। यानी कि उस जीन को हम सेम रिगार्ड करें, यानी कि एक जीन है सेम है, या फिर डिफरेंट जीन्स हैं। तो ओवरलैपिंग जीन्स और स्प्लाइस वेरिएंट्स क्या होते हैं। तो ओवरलैपिंग जीन्स में जैसे कि समझ लो कि ये डीएनए है एंड डीएनए का ये जो पार्ट है ये जीन 1 है, एंड देन जो जीन 2 है वो जीन 1 का इतना पार्ट है, ये हमारा जीन 2 है, एंड ऐसे ही ये पार्ट से लेकर ये यहाँ तक ये जीन 3 है। तो देख रहे हो ये ओवरलैप कर रहे हैं, जीन 3 का इतना हिस्सा जो है ये जीन 1 के उससे ओवरलैप कर रहा है, एंड जो G2 है वो तो पूरा ही जीन 1 में आ रहा है। तो ये जो है ये ओवरलैपिंग जीन्स है। अब इनमें ये नहीं पता चलता कि इन जीन्स को हम सेम बोलें या फिर अलग अलग, क्योंकि जीन 1 के अंदर ही जीन 2 आ रहा है, तो ये ओवरलैप कर जा रहे हैं। तो पता कैसे चलेगा कि हाँ इधर एक ही जीन है या 2 जीन है। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग जीन्स, नाम से पता चल रहा है। एंड देन स्प्लाइस वेरिएंट में देखो, जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है, लेकिन एमआरएनए से पहले भी एक इमेच्योर फॉर्म दैट इज एचएनआरएनए बनता है ना। एचएनआरएनए मॉडिफाई होकर एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। तो रियलिटी में डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो उसमें बनता है एचएनआरएनए। नाउ इस एचएनआरएनए का होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, तब जाकर हमको एमआरएनए मिलता है, यानी कि मैच्योर आरएनए। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में होता है स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टिलिंग। स्प्लाइसिंग में हम लोग इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं जो नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए होता है। कैपिंग में हम लोग मिथाइल की ग्रुप लगाते हैं, एंड टिलिंग में हम लोग एडिनोसिन के ग्रुप लगाते हैं। तो कैपिंग एंड टिलिंग का तो काम नहीं है, लेकिन देखो स्प्लाइसिंग में क्या होता है। स्प्लाइसिंग में जैसे कि जब एचएनआरएनए बनता है तो उसके अंदर इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स ई वाले हैं, सॉरी इंट्रॉन्स आई वाले हैं, एंड एक्सॉन्स होते हैं ई। तो एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए होते हैं, कोडिंग पार्ट, और इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग पार्ट। तो इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग पार्ट और एक्सॉन्स होते हैं कोडिंग पार्ट। तो इंट्रॉन्स को हमें रिमूव करना होता है क्योंकि ये नॉन कोडिंग पार्ट है, सिर्फ एक्सॉन्स बचे रहने चाहिए। तो स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को जो है ऐसे निकाल दिया जाता है, एंड हमारे पास बचते हैं ये एक्सॉन्स। समझ लो ये एक एक्सॉन है, ये दूसरा एक्सॉन है, ये तीसरा एक्सॉन है। अब इन लोगों को आपस में लाइगेट करा देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं इन पीसेस को। अब 3 एक्सॉन्स है हमारे पास, इन 3 एक्सॉन्स को हम लोग अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे पहले हमने E1 ले लिया, E2 ले लिया, E3 ले लिया, पहला एक ये कॉम्बिनेशन। अब इसी को हम लोग दूसरे कॉम्बिनेशन में भी तो लिख सकते हैं, E2 E3 E1, या फिर कुछ और भी लगा दो, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इन लोगों को रीअरेंज कर कर। तो ये होते हैं स्प्लाइस वेरिएंट्स, यानी कि एक ही जीन के कितने सारे स्प्लाइस वेरिएंट्स हो गए, एंड उसी से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। क्योंकि देखो इस वाले से कुछ अलग प्रोटीन बनेगा एंड इस वाले से कुछ अलग बनेगा, क्योंकि सीक्वेंस तो चेंज हो जाएगा ना, एक्सॉन्स चेंज हो जाएंगे तो डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। तो इसको बोलते हैं स्प्लाइस वेरिएंट। स्प्लाइसिंग में वेरिएंट्स यानी कि वेरिएशन हो रहा है,
बहुत सारे वेरिएंट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एक ही जीन से। ये ओवरलैपिंग जीन यानी कि एक के ऊपर एक दो जीन्स जो है ओवरलैप कर रहे हैं। दो जीन्स क्या और भी बहुत सारे जीन्स ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो जीन प्रिडिक्शन है वो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, तो वो होता है हमारे ओवरलैपिंग जीन्स एंड स्प्लाइस वेरिएंट। ये प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये डिफिकल्ट होता है कि हम लोग किस पार्ट ऑफ द डीएनए को रिगार्ड करें एज द सेम और डिफरेंट जीन्स। हाँ, देखा जैसे हमने अभी। Nevertheless, for practical purposes, allowing for some experimental error, we can count the number of genes in an organism. यानी कि अप्रॉक्स, दैट इज एक्सपेरिमेंटली हम लोग अप्रॉक्स में काउंट कर लेते हैं एरर को छोड़कर। तो सम ऑफ द रिजल्ट काउंटिंग प्रिडिक्टेड जीन्स हैव टर्न टू बी क्वाइट सरप्राइजिंग। टेबल 1 में कुछ ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम है उनका सीक्वेंसिंग हुआ है एंड उसके अंदर के जो जीन्स हैं वो काउंट किए गए हैं। तो टेबल में ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, देन जीनोम बेस पेयर है, जीनोम साइज दैट इज, एंड देन प्रिडिक्टेड जीन्स है एंड पार्ट ऑफ द जीनोम दैट इनकोड्स फॉर प्रोटीन, यानी कि कोडिंग पार्ट। तो ये टेबल है जो लर्न करना है। उसके ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लर्न कर लेना एंड प्रिडिक्टेड जीन्स में। अभी इधर से ना इस टेबल से क्वेश्चन आता है, अभी बताऊंगी मैं। तो ये सब देख लेना, ठीक है, इसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब लर्न कर लेना। ये लर्न कर लेना एंड प्रिडिक्टेड जीन्स में अभी मैं बताऊंगी कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो लर्न करना है। जैसे इधर दिया भी हुआ है नीचे, वन ऑफ द सरप्राइज इज द relatively small number of genes in a human genome, that is 20,000 to 25,000 genes in comparison to worm 19,000 genes। तो ये बोल क्या रहे हैं कि ये बहुत सरप्राइजिंग करने वाला डाटा है कि जैसे ह्यूमन कितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम हाँ हमें पता है उनके अंदर जो जीन्स है वो कितने हैं, प्रिडिक्टेड जीन्स 20,000 टू 25,000 है। वहीं पे वॉर्म के अंदर 6 क्रोमोसोम है एंड प्रिडिक्टेड जीन्स है 90,000, अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन के नज़दीक है एकदम। इसके जो जीन्स हैं वॉर्म के ह्यूमन के एकदम नज़दीक है। तो ह्यूमन कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वॉर्म को देखो कितना छोटा सा होता है एंड उसके अंदर इतने जीन्स हैं एंड उसमें से 27% जो है वो कोड भी कर रहे हैं फॉर प्रोटीन। वहीं पे ह्यूमंस में तो लेस देन 5% जो है वो वर्क कर रहे हैं, यानी कि कोड कर रहे हैं फॉर प्रोटीन। तो इनफैक्ट सम एक्सपर्ट्स स्टिल थिंक दैट देयर मस्ट बी एट लीस्ट 40,000 to 50,000 genes in human genome and that 30,000 just reflect the unreliability of in silico, that is computational gene prediction। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग कंप्यूटर से फाइंड करते हैं जीन, तो उसमें आ जाता है, यानी कि इसलिए एक्सेप्शन हम लोग क्रिएट करते हैं क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो मानते हैं कि जीनोम यानी कि जीन जो है ह्यूमंस में वो 30,000 है, ना कि 20,000 to 25,000। तो still it seems that there is no simple correlation between initiative complexity of an organism and the number of genes in its genome। so अब क्वेश्चन बनता है यहीं से कि how you can say, यानी कि या फिर प्रूफ कि सिंपल कोरिलेशन बिटवीन द इनिशिएटिव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द नंबर ऑफ जीन इन इट्स जीनोम, यानी कि देयर इज नो सिंपल कोरिलेशन बिटवीन द इनिशिएटिव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द नंबर ऑफ जीन्स इन इट्स जीनोम। यानी कि कोई भी कोरिलेशन अभी तक नहीं फाइंड किया गया है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफाइन करेगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं इन इट्स जीनोम। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है या फिर नहीं है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल नॉट डिफाइन, ये नहीं डिफाइन करेगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीन्स होंगे। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ जीन्स है वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कोई कोरिलेशन जो है अभी तक हमें मिला नहीं है। तो क्वेश्चन इधर से पूछता है कि हाउ यू कैन से दैट देयर इज नो सिंपल कोरिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नंबर ऑफ जीन्स इन इट्स जीनोम। तो इसके लिए आप लोगों को लिखना है आंसर, वो जो पहला है देखो ऐसे इसका आंसर लिखना, एक टेबल बना देना एंड टेबल के अंदर वॉर्म लिख देना एंड देन उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिख देना एंड नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड जीन्स लिख देना। अगर ये सब भी याद हो तो ये भी लिख देना एंड ह्यूमन का एग्जाम्पल उठाना एंड इसकी भी ये जो क्रोमोसोम्स हैं एंड नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड जीन्स हैं ये लिख देना। तो मेन जो है यही है कि प्रिडिक्टेड जीन्स को कंपेयर करना है। तो तुम्हें ये दिखाने की जो ह्यूमंस हैं एंड वॉर्म है उनके बीच में कितना, यानी कि तुम्हें ये लिखना नहीं है लेकिन तुम्हें ये शो करना है कि जो वॉर्म है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन जो है कितना कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन तभी वॉर्म के अंदर 19,000 जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी कि जीन्स हैं। वहीं पे होमो सैपियन दैट इज ह्यूमन के अंदर सिर्फ 20,000 to 25,000 जीन्स हैं। ये लिख देना, ये वाला लाइन, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन जीनोम इन कंपैरिजन टू वॉर्म। देयरफॉर वी कैन से दैट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिफाइन द नंबर ऑफ जीन्स इन इट्स जीनोम। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे लिखना। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। सो ये था इसको, लेकिन एक बार ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन द पार्ट ऑफ डीएनए दैट शुड बी रिगार्डेड एज सेम और सेवरल डिफरेंट जीन्स। तो उसमें लिखना ड्यू टू ओवरलैपिंग जीन्स एंड स्प्लाइस वेरिएंट। एंड जो मैंने समझाया है उसको अच्छे से
लिख देना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन जीनोम सिमिलैरिटी SNP एंड कंपैरेटिव जीनोमिक्स टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।